वेलकम बैक 3R क्लासेस। ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास हमने शुरू की थी, उसी के क्रम में आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जल। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वे जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। क्या होता है जल? सूर्य के ताप के कारण जो जल है वो वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? बादलों का। यहाँ से ये वर्षा, हिम तथा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरने लगता है। कहने का क्या मतलब है? सूर्य के ताप के कारण जो जल है पृथ्वी पर वो वाष्पित हो जाता है और वाष्पित होने के बाद में ये ठंडा होकर जल वाष्प में बदल जाता है। जैसे ही ये जल वाष्प में बदलता है, संघनित होकर ये क्या करता है? बादलों का रूप ले लेता है। जब ये जल, इसकी बूंदें इतनी ज़्यादा भारी हो जाती हैं कि बादलों में रुक नहीं पाती, तो ये भारी जल के कारण नीचे पृथ्वी पर आ जाती हैं। किसके रूप में? वर्षा के रूप में ये पृथ्वी पर पुनः आ जाती हैं। यही चक्र चलता रहता है, जिसको क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों एवं वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? हम जल चक्र कहते हैं। जैसा भी देखा, इस चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है। जल है, सूर्य के ताप के कारण इसका वाष्पीकरण होता है। फिर ये ठंडा होकर, मतलब संघनन की क्रिया के कारण ठंडा होकर ये जल वाष्प में बदलता है और जल वाष्प के रूप में बदलने के बाद ये एक बादल का निर्माण होता है, यानी बादल का रूप ले लेता है और बादल के बाद में ये बारिश के रूप में हमारी पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहाँ आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वे सैकड़ों साल पहले अमेजन की नदी में भी बहता होगा। अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन से होते हैं? मतलब जिसमें नमक नहीं होता, अलवणीय जल होता है, वो है नदी, ताल यानी तालाब, सोते के नाम से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सोते का मतलब होता है झरने एवं हिमनद। महासागरों एवं समुद्रों का जल कैसा होता है? लवणीय जल है। ये हमारी पृथ्वी पर लगभग 97% लवणीय जल ही पाया जाता है। इसमें अधिकांश नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। यह खाने में प्रयोग किया जाने वाला इसमें नमक होता है। अभी यहाँ पे एक शब्दावली आई थी थलशाला, इसके बारे में देख लेते हैं क्या समझाया गया है। ये छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक कोई भी जार है, बीकर है, टब्बा है, उसमें हम क्या करेंगे? मिट्टी की परतों के रूप में इसको भर देंगे और यहाँ पे पौधे लगा देंगे। पौधे लगाने के बाद में इसमें पानी डालेंगे और इसका जो मुंह है यानी इसकी बोतल है, इसको बंद कर देंगे। इसमें क्या देखेंगे थोड़ी देर के बाद में कि जो जल हमने भरा था, इसकी बूंदें क्या होती हैं? संघनित होकर यहाँ पर छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं और जो बाद में नीचे यहाँ पर वापस आ जाती हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर भी जल का चक्र होता रहता है। आगे देखेंगे, ये बहुत अच्छा डायग्राम, इसको समझाने की कोशिश की गई है। विश्व की प्रमुख नदियाँ, झीलें हैं, इनके देखते हैं। सबसे पहले उत्तर अमेरिका में मैपिंग की आदत डालिएगा मैप को पढ़ने की। उत्तर अमेरिका में देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट स्लेव झील, विनिपा झील, सुपीरियर, ह्यूरन झील, मिसिसिपी नदी। ये ऐसी नदी होती है जो पक्षी के जो पंजा होता है उसके आकार का डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी। सॉल्ट लेक, ये भी कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में अथाबास्का झील भी होती है और उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे दिया गया है सुपीरियर ह्यूरन झील। इसको याद रखना, होम्स के नाम से याद रख सकते हैं। ये 5 नदियाँ हैं यहाँ पर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। लेकिन अगर इसका क्रम पूछ लेगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा, तो क्रम आपको याद रखना है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। तब फिर हमारा ये होम्स वाली जो ट्रिक है यहाँ पर फेल हो जाएगी। लेकिन ये 5 झीलों के नाम से आप याद रख सकते हैं। ये कहाँ पर हैं? उत्तर अमेरिका में हैं। अगर क्रम पूछेगा तो फिर से याद रखिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। अब जो इरी नदी है, अभी बताया, इरी और ओंटारियो,
इनके बीच में कौन सा फॉल है? इसके बीच में नियाग्रा फॉल है। इसके बारे में आप कई बार पढ़े होंगे, जानकारी भी होगी। नियाग्रा जो जलप्रपात है, इसको याद रखना, उत्तरी अमेरिका में किन के बीच में है? इरी और ओंटारियो झील के बीच में है। कौन सा? नियाग्रा फॉल। उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका है, इसको जोड़ने वाला जो संधि होती है, कौन सी संधि है? पनामा संधि। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो इसके स्थल को जोड़ रही है वो पनामा संधि है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अमेजन नदी कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है अमेजन नदी। ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नहीं। सबसे लंबी कौन सी है? नील नदी सबसे लंबी है, लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका में यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक फैली हुई है एंडीज पर्वतमाला। इसको भी आप याद करिएगा, स्टैटिक है, इसको याद करते चलिए। एंडीज पर्वतमाला हमको दक्षिण अमेरिका में मिलेगी। ये बहुत लंबी है, यहाँ से लेकर फैली हुई है। फिर से याद रखना, अमेजन सबसे बड़ी नदी है और नील सबसे लंबी नदी है, राइट। अब हम आ जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में हमें कौन सी नदियाँ देखने को मिलती हैं? नाइजर नदी, नील नदी सबसे लंबी, अभी बताया था। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका में है। कांगो नदी, कांगो नदी ऐसी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसको याद रखना। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। भूका से याद रखना, भू से मतलब भूमध्य रेखा, का से कांगो, भूका। ऑरेंज नदी हमको कहाँ से मिलेगी? अफ्रीका के दक्षिण में हमको ऑरेंज नदी मिलेगी। नील नदी सबसे लंबी नदी, विक्टोरिया झील और नाइजर नदी। और पूछा था लिम्पोपो नदी कौन सी है? एक है लिम्पोपो नदी, ये किसको काटती है? यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा। लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कोंगो है, तथा लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इनको याद रखना, आपको ये पूछा गया है। आगे चलते हैं, अफ्रीका में ही और देख लेते हैं। ये दिख रहा है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, कौन कौन से हैं? सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। इसको हम कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक है सिंपल सी, इसको याद रखना, सीड के नाम से याद रखना। सीड, सा से कौन सा हो जाएगा? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। जिबूती में जो डी होता है वो साइलेंट रहता है। जिबूती की स्पेलिंग देखेंगे, DJIBOUTI। जिबूती में डी साइलेंट रहता है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। सीड के नाम से हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है या कौन सा देश इसमें शामिल है? तो कौन कौन से है इसमें फिर से देखेंगे, सीड से याद रखेंगे, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, राइट। आगे चले, और यहाँ पे याद रखना जो अफ्रीका है, अफ्रीका इसके ये लाल सागर हमको कहाँ मिलेगा? अफ्रीका और एशिया के बीच में हमको लाल सागर मिलेगा। और ये लाल सागर और भूमध्य सागर, इसके बीच में कौन सी नहर है? सुएज नहर है। फिर से याद रखना, देख लेते हैं एक बार फिर से। लाल सागर ये अफ्रीका और एशिया के बीच में मिलेगा हमको, और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में हमको कौन सी नहर मिलती है? इनको जोड़ने वाली नहर है सुएज नहर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अब और देख लेते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को देख लेते हैं। ये कौन कौन से देशों से इसकी सीमा लगती है ये भी पूछा जाता है, इसको देखिएगा। और काला सागर भी पूछा जाता है। काला सागर जो है ये भूमध्य सागर से ऊपर थोड़ा सा मिल जाएगा। इसके यहाँ पर क्या है? हमारा यूक्रेन है ना। यूक्रेन में एक क्रीमिया कर्च है। यूक्रेन में क्रीमिया कर्च और यूक्रेन और काला सागर के बीच में हमको यहाँ को मिलेगा क्रीमिया कर्च। ये आजकल ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप इसको देखिएगा। काला सागर से ये भी पूछा जाता है कि काला सागर से जिनकी सीमा लगती है उन देशों के नाम क्या हैं, वो भी आप याद रखते चलिए। बुल्गारिया, जॉर्जिया और तुर्की, 3 देश हैं काला सागर से अपनी सीमा बनाते हैं, ये भी पूछा गया है, ठीक। अभी बताया सबसे बड़ी नदी अमेजन, सबसे लंबी नदी नील नदी, लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच में है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? सुएज नहर। काला सागर कहाँ पर है? ये यूक्रेन और काला सागर के बीच में क्रीमिया कर्च है, यहाँ पर क्रीमिया संधि है, इसको याद रखिएगा। काला सागर से अपनी सीमा बनाने वाले देश हैं बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया, ये 3 देश हैं, इनको याद रखिएगा। चलते हैं आगे।
एशिया में तो हम देख ही रहे हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी भारत में है। ब्रह्मपुत्र नदी ये यहाँ से चाइना से निकलती हुई आती है। दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर ये देख लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट एक बार देखते चलेंगे, डार्लिंग नदी कहाँ पर है? मर्रे और डार्लिंग नदियाँ ऑस्ट्रेलिया में है। कोरल सागर ये पूछा गया है, कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है? तो इसको याद रखना, ये पूर्वी तट पर है। कहाँ पर है? पूर्वी तट पर है कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया की। अब देख लेते हैं जल का वितरण किस प्रकार किया गया है। हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी की सतह है उसका 3/4 भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ। 3/4 मतलब 75% हमारा जो पृथ्वी है उस पर हमारे जल प्राप्त होता है। इतना जल होने के बाद भी हमारे पास जल की कमी है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास लगभग 97%, इसका लगभग 97% तो जल क्या है? लवणीय जल है, जो हमारे यूज़ में नहीं आता है। लगभग हमारी नदियाँ, झील, तालाब कितना हमें मिलता है? 0.0001% ही हम लोगों को मिल पाता है। इसलिए हमारे पास इतना जल होते हुए भी जल की कमी है। हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जल के संरक्षण की। देख लेते हैं लवणता। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। नमक की मात्रा यानी लवणता क्या होती है? 1000 ग्राम जल में मौजूद जो नमक की मात्रा होती है वो लवणता होती है। महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35 ग्राम प्रति हज़ार। इससे याद रखना, अगर 1000 के बेस पर हमसे पूछा जाएगा ग्राम के रूप में तो कितनी है? 35 भाग है। लेकिन अगर ये हमको 100 या परसेंट के रूप में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 35%। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद रखना। अगर भाग के रूप में 1000 के बेस पे पूछेगा तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, अगर परसेंट में पूछेगा तो 35%, याद रखना। अब जल का वितरण देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जल किनके पास है? महासागरों के पास 97.3%, बर्फ क्षत्रक में 0.20 है, भूमिगत जल 0.68 है, झीलों का अलवण जल 0.009, समुद्री जल और नमकीन झीलें कितनी मिलेंगी? 0.009, वायुमंडल में 0.0019% और नदियों में 0.0001%। ये हमारे जल का वितरण है। अब इसको आपको ये याद नहीं रखना है कि कितना परसेंट किसके पास है। इसका अब क्या करना, ये देखना सबसे ज़्यादा जल किसके पास है, सबसे कम जल किसके पास है। ये एज इट इज़ क्वेश्चन का मटेरियल है। सबसे ज़्यादा जल हमें कहाँ मिलेगा? महासागरों में, ये तो अंडरस्टूड है। बर्फ क्षत्रक में तीसरे नंबर पे आता है भूमिगत जल। याद रखना, भूमिगत जल तीसरे नंबर पे है। पहला महासागर, दूसरा बर्फ क्षत्रक, भूमिगत जल। ये एज इट इज जोड़ी बनाने का सवाल हमको दिया जा सकता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं हम वायुमंडल में और नदियों में। देखिए हमारे पास नदियों के पास, हमारे यहाँ पृथ्वी पर नदियों में कितना जल है? लगभग इतना। और हमारे पास जो नदियां हैं उससे ज़्यादा हमको वायुमंडल में, लगभग 2 गुना हमको कहाँ पे मिल जाता है? वायुमंडल में। तो नदियों से ज़्यादा जल हमारे वायुमंडल में है। हमारे पास यूज़ करने के लिए बहुत ही थोड़ा जल है, इसलिए हमको इसका संरक्षण करना चाहिए और सावधानी से इसका प्रयोग भी करना चाहिए। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। कितनी है? 340। इसमें मृत सागर में ये भी पूछा गया है। इसमें तैराक प्लव कर सकते हैं, मतलब आसानी से तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसमें इसे क्या कर देती है? सघन बना देती है। ये एक एक्टिविटी दी गई है, इसको नहीं पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है क्या? जल। प्यास होने पर केवल जल ही है ऐसी चीज़ है जो हमारी प्यास बुझा सकता है। इससे ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? बेशक हम लोग इसको आजकल बहुत ज़्यादा बर्बाद भी कर रहे हैं। अगर हम लोग ब्रश करने जाते हैं, हमारा टैप खुला है तो वहाँ से पानी निकल रहा है, तो पानी चल ही रहा है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। आप पहले वाले लोगों से पूछिएगा, पहले के ज़माने में इतना जल्दी सोने की कीमत भी नहीं बढ़ी है जितनी जल्दी पानी की कीमत बढ़ गई है। पानी की आप एक बोतल देख लीजिए कितने की मिलती है? लगभग 20 रुपये की आपको एक बिस्लरी की बोतल मिल ही जाएगी। सोच रहे हैं हमारे लिए पानी कितना ज़्यादा कीमती है। महासागरीय परिसंचरण देखेंगे। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति हमको होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के जल जो होता है वो हमेशा शांत रहता है, जबकि इसके विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, शोर करता है, ये कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं। तरंग किसको कहते हैं? देख लेते हैं। तरंग वो होती है जो महासागर की सतह होती है ना, उस पर जल का लगातार ऊपर की ओर उठना और गिरना तरंग कहलाता है। कैसे? जैसे हमने अब पानी है, पानी में हमने कोई भी पत्थर कंकड़ फेंका, उसकी गति में परिवर्तन होगा, ये क्या कहलाती हैं? तरंगे। फिर से देखेंगे,
महासागर की जो सतह पर जल का लगातार उठना या गिरना, ये क्या कहला गया? पहले उठ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, ये तरंगे कहलाती हैं। जबकि ज्वार भाटा किसे कहते हैं? सतह पर नियमित रूप से, जैसे जल है उसका सतह पर नियमित रूप से ऊपर की ओर उठना क्या कहलाएगा? ज्वार कहलाएगा। तथा उसका फिर से वापस आना यानी नीचे की ओर गिरना क्या कहलाएगा? भाटा। यानी जल स्तर का नियमित रूप से ऊपर की ओर उठना ज्वार और नीचे की ओर गिरना क्या कहलाता है? भाटा। धाराएं किसे कहते हैं? एक ही निश्चित दिशा में जल का गतिमान होना, ये जल का प्रवाहित होना, एक निश्चित गति में उनका बहते रहना, ये हमारी धाराएं कहलाती हैं। धाराओं के बहने के लिए क्या आवश्यक होती है? पवनें। जितनी तेज हवा होगी, जितनी ज़्यादा होगी, अपने बहती रहती हैं धाराएं। अब हम देख लेते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। 22 का आंकड़ा हम लोग देख लेते हैं। 22 मार्च को क्या मनाया गया? जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। इसको नोट करिएगा, ये 22 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस तथा 22 मई को जैव विविधता दिवस। आगे देखेंगे तरंग। तरंग किसे कहते हैं? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिरती है तब क्या होता है? ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। ये बच्चों को समझाया जा रहा है। हमको यहाँ से देखना है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसको क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। अभी बताया था, लगातार ऊपर की ओर उठना और नीचे की ओर गिरना तरंग कहलाता है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागर जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसको सुनामी कहते हैं। सुनामी फिर से देखेंगे। ज्वालामुखी भूकंप के उद्गार या ज्वालामुखी के उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन के कारण जो महासागरीय जल है उसका विस्थापित हो जाना, परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग का उठना क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। जैसे सुनामी आई थी 2004 में, उसमें क्या हुआ था? जो समुद्र था, समुद्र के जल का स्तर जो था लगातार तेजी से क्या हुआ? घटा। लोग उसको देखने के लिए, आप प्राकृतिक दृश्य उनके सामने आया, लोगों की भीड़ जमा हो गई देखने के लिए क्या चंबा हो रहा है। उनको ये नहीं पता क्या विनाश होने वाला है, क्या आपदा आने वाली है। वो उसको देखने के लिए जुट गए। जो समुद्र था उसके पानी का, उसके स्तर का लगातार इतनी तेज़ी से पानी पीछे की ओर घटा। जैसे ही पानी घटा उसके स्थान खाली हुआ, उसको भरने के लिए जब पीछे से दोबारा से पानी आया तो इतनी तेज़ तरंगें आई थी, वो सुनामी हुई थी। उसमें इतनी ज़्यादा क्या हुआ था? विनाश हुआ था, जान माल की हानि हुई थी। जो भी लोग उस पानी को देखने के लिए वहाँ पर खड़े थे सबकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश भी हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पूरा डूब गया था। इंदिरा पॉइंट क्या है? हमारे भारत का दक्षिणी बिंदु जो है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें पूरी तरीके से डूब गया था। हमारा उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये था इंदिरा पॉइंट, इधर था इंदिरा कोल, इधर क्या है? किबिथु हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौर माता, जहाँ कहाँ पर है? गुजरात में। इसको याद रखना, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, सबसे उत्तरी इंदिरा कोल और सबसे नीचा यानी दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। इसको याद रखना। सुनामी कैसी भाषा का शब्द है? ये जापानी भाषा का शब्द है। यह पूछा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पोताश्रय तरंग, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब सुनामी की यहाँ पे केस स्टडी दी गई है, इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे। सुनामी पृथ्वी का एक तांडव। बताया गया है कि 26 दिसंबर 2004 को कहाँ पर? हिंद महासागर में सुनामी तरंगें अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थीं जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर कितनी नापी गई थी? 9 नापी गई थी। भूकंप को मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? रिक्टर पैमाना। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। जो भारत की ये प्लेट थी यहाँ पर वर्मा प्लेट के ये नीचे धंस गई। जैसे ये नीचे की ओर धंसी, इसका क्या हुआ? जो समुद्र का जल था उसका स्तर कम हो गया, नीचे की ओर हो गया। जैसे ही ये जल स्तर को कम हुआ, इसको भरने के लिए यहाँ से जब जल आया तो इतनी तेज़ी से ये ऊपर की तरफ उठा कि सुनामी बहुत तेज़ी से आई थी। इसकी लहरें बहुत ऊँची ऊँची थी।
महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण जो निर्मित अंतराल था उसको भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी की ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों पर जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा के प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। क्या हुआ, भारत की जो प्लेट थी जैसे ही वर्मा की प्लेट के नीचे धंसी, उसमें नीचे गई तो उसमें जल जो था वो समुद्र की ओर वापस से लौटा। ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आई थी। इसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप जो हिंद महासागर के कुछ द्वीप थे वो पूर्णतः डूब गए थे। जैसे हमारा ही इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था वो पूरी तरीके से डूब गए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु था इंदिरा पॉइंट, पूरी तरीके से डूब गए थे। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी। तरंगों की लंबाई कम हो गई थी। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी क्या हुई, 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई थी। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे? आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना कठिन होता है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत हमको 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन अभी हिंद महासागर में इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रियाएं बहुत कम होती हैं। ये हमारे किस लिए, जब इतनी बड़ा विनाश हुआ था किस कारण हुआ था? सबसे ज़्यादा जागरूकता की कमी के कारण हुआ था, क्योंकि लोग वहाँ पर जब पानी का सतह जो थी, जल का सतह जैसे जैसे पीछे की ओर जल हटा, लोग उसको देखने के लिए आए। उनको इस चीज़ की समझ नहीं थी ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या अप्राकृतिक घटना घटने वाली है हमारे साथ में। लेकिन वो उस अचंभे को देखने के लिए भीड़ तो इकट्ठी हो गई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जागरूकता की कमी थी। वो इस बात को जान नहीं पाए कि बहुत बड़ी सुनामी भी आने वाली है। देखिए कैसा दृश्य दिखाया गया, कितनी जान माल की यहाँ पर हानि हुई होगी उस टाइम। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वे पिछले कई सौ वर्षों की सबसे ज़्यादा विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता, बताया भी जागरूकता की कमी के कारण ही जीवन एवं संपत्ति की इतनी ज़्यादा हानि हुई थी। सुनामी आने का पहला संकेत ये होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। आप लोग भी याद रखिएगा, कभी कभी कहीं भी घूमने जाना हो समुद्री एरिया में देखने के लिए, तो याद रखना जैसे बहुत ज़्यादा अगर समुद्र के जल में गिरावट आ रही है, तटीय क्षेत्र में जल बहुत तेज़ी से गिरने वाला है, तो याद रखना कुछ भी अप्राकृतिक घटना घटने वाली है। और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर के उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे थे, जिसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आईं तो बड़ी संख्या में जो उत्सुक भीड़ वहां पर खड़ी हुई थी, देखने के लिए दर्शक खड़े थे, उन सबकी मृत्यु हो गई थी। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? अभी बताया था, जल का नियमित रूप से 2 बार, दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागर के जल का उठना ज्वार कहलाता है, नीचे की ओर गिरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, एवं जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है तब उस एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। देखिए डायग्राम से समझाने की कोशिश की गई है। लघु ज्वार भाटा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी ऐसे आ जाती है। और बहुत बड़े बड़े ज्वार भाटा कैसे आते हैं? जब ये तीनों एक रेखा में एक सीध में होते हैं। ये सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों क्या होते हैं? एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृत्त ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में लगने से महासागरीय जल पर पड़ता है और परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, जिसको क्या कहते हैं? लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी सहायक होते हैं। ऊंचे ज्वार क्या होते हैं? मछली पकड़ने के लिए भी सहायक होते हैं, क्योंकि जब ज्वार ज़्यादा तेज़ी से आते हैं तो तट पर मछलियाँ आ जाती हैं, जो मछुआरों के लिए उनको पकड़ना थोड़ा ईजी हो जाता है।
उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियों को पकड़ सकते हैं तथा कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। महासागरीय धाराएं देखते हैं। धारा अभी बताई थी किसको कहते हैं? निश्चित दिशा में जल का बहना क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। कहाँ पर निकट होती हैं? ये हमारी पृथ्वी भूमध्य रेखा है, ये हमारी। इसके पास में कौन सी धाराएं उत्पन्न होती हैं? गर्म भूमध्य सागर के पास में भूमध्य रेखा पर हमारे गर्म महासागरीय धाराएं मिलती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। जो ठंडी धाराएं होती हैं कहाँ से? ध्रुवों से, या ये ऊंचे अक्षांशों से नीचे की तरफ हमको मिलती हैं। भूमध्य रेखा की तरफ हमको मिल जाएंगी बहती हुई कौन सी धाराएं? ठंडी धाराएं। ठंडी धाराओं की जो उदाहरण है वो है लैब्राडोर महासागरीय धाराएं। ये शीत जल धाराएं होती हैं। लैब्राडोर को हम कैसे याद रख सकते हैं? कोई भी हमारे डोर पर आया, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और हमने उसको पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी तो वो ठंडा हो गया। इसका मतलब शीत जल धारा है लैब्राडोर शीत जल धारा, याद रखना, इसको पूछा जाता है एग्जाम में एज इट इज़। जबकि गल्फ स्ट्रीम जो जल धाराएं होती हैं वो गर्म होती हैं। ये महासागरीय धाराएं गर्म हैं, किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा जो अच्छा क्षेत्र किसके लिए माना जाता है? मत्स्यन क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वे स्थान पूरे विश्व में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया है गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। हम सबसे पहले ठंडी जलधाराएं देखते हैं। ये पश्चिमी वायु अपवाह होते हैं। हम्बोल्ट की धारा हमको कहाँ मिलती है? ये दक्षिण अमेरिका में हमको मिलेगी हम्बोल्ट की धारा, फॉकलैंड की धारा। इनको नोट करिएगा, ये पूछा जाता है कौन सी ठंडी जल धारा है, कौन सी गर्म धारा है। ये जोड़ी मिलाने के सवाल दिए जाते हैं। हम्बोल्ट की धारा यानी पेरू, ये कहाँ पर मिलेगी हमको? दक्षिण अमेरिका में। फॉकलैंड की धारा कौन सी है? ठंडी धारा है। यहाँ देखेंगे वेनेजुएला की धारा ठंडी है। और ये कैलिफोर्निया की धारा हमको उत्तरी अमेरिका में मिलेगी, ठंडी जल धारा है ये। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा भी ठंडी है। ओयासियो की धारा हमको ठंडी धाराएं मिलेगी। लैब्राडोर की धारा हमको यहाँ पर ठंडी मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करते चलिए। अब हम देखेंगे गर्म धाराएं कौन सी हैं। पश्चिमी वायु प्रवाह, ये कैसे हो रहा है? ये ब्राज़ीलियन धारा, ये भी हमको दक्षिण अमेरिका में मिलेगी। इक्वाडोर की धारा हमको गर्म धारा है। ये गल्फ स्ट्रीम, ये बहुत पूछा जाता है, गल्फ स्ट्रीम है। उत्तरी प्रशांत अपवाह है। अलास्का की धारा कैसी है? इंपॉर्टेंट है, गल्फ स्ट्रीम और अलास्का रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है। अलास्का की धारा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ीलियन धारा गर्म है। उत्तरी अटलांटिक अपवाह गर्म धाराएं हैं। विषुवत विपरीत धाराएं ये हैं। और क्यूरेशियो की धारा भी हमको गर्म धारा ये देखने को मिलती है। इसको नोट करना और याद करना। मैपिंग करने की आदत डालते रहिए, मैप में अच्छा देखेंगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं जहाँ पर वे कोहरे वाला मौसम बनता है। जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं वह कैसा मौसम मिलता है? कोहरे वाला मौसम मिलता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। अब अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। वर्षण क्या होता है, यानी बारिश क्या है? जो पृथ्वी का जल है सूर्य के तापमान के कारण ठंडा होकर संघनित होता है। ये बादलों का रूप धारण करता है और बादलों का रूप धारण करने के बाद में पुनः पृथ्वी पर जल का वापस आ जाता है। ये क्या कहलाता है? बारिश कहलाती है। और यही बारिश होती है। यही हमारा ये चक्र जब चलता रहता है तो इस चक्र को हम जल चक्र कहते हैं। लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? लहरों की ऊंचाई को जो प्रभावित करते हैं कौन होते हैं? पवन होती हैं। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं भूकंप है, सुनामी है। ये महासागर की जो जल है इसकी गति को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, यानी उसको प्रभावित करते हैं। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? अभी बताया था। जल स्तर का नियमित रूप से उठना और नियमित रूप से नीचे गिरना दिन में 2 बार, ये ज्वार भाटा कहलाता है। ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी इनके क्या गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? निश्चित दिशा में जल का प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है? एक ही निश्चित दिशा में
महासागर की धाराएं कहलाता है। समुद्री जल नमकीन होता है, इसका कारण बताइए। जानते ही हैं, जब बहुत सारी नदियां अपने जल को ला करके जब समुद्र में इकट्ठा कर देती हैं तो ये जल क्या होता है, एक ही जगह पर तो बहता रहता है लेकिन बहुत दूर तक ये गति नहीं करता है, तो इसी के कारण इसका जल खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है। याद रखना, नदियाँ बहुत दूर से अपना सफ़र करते हुए आती हैं ये और अपना जल समुद्र में लाती हैं, तो जब बहता हुआ जल होता है वो खारा नहीं होता है, और जो जल रुक जाता है, ठहर जाता है, वही खारा होता है, नमकीन होता है। ऐसी मनुष्य की भी फितरत है। याद रखना, हमको अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना, चलते रहना, रुकना नहीं है। रुकेंगे तो हम भी समुद्र के जल के जैसे क्या हो जाएंगे, नमकीन हो जाएंगे, यानी खारे हो जाएंगे। खारे होने से मतलब ये नहीं कि हम खारे हो जाएंगे, नहीं, हमारी भी बॉडी में जंग लग जाएगी। हमको आगे चलते रहना है, बढ़ते रहना है। जल की गुणवत्ता का आजकल ह्रास हो रहा है, आपको पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इतना प्रदूषण कर रहे हैं। जल में पशुओं का नहलाना, गंदे डिटर्जेंट का इसमें इस्तेमाल ज़्यादा करना, यही हमारे जल की गुणवत्ता को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ये हमने पढ़ा था। आइए इनका सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। वे प्रक्रम जिसमें लगातार जल अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच में चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं हमको कहाँ पे मिलती हैं, भूमध्य रेखा के निकट मिलती हैं, और ध्रुवों के निकट मिलने वाली जल धाराएं कौन सी होती हैं, ठंडी जल धाराएं होती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर की ओर गिरना, ऊपर की ओर उठना और नीचे की ओर गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। कैस्पियन सागर क्या है, इनका जोड़ी मिला लेते हैं, इनको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज जोड़ी मिलाने के सवाल हमको पूछ लेता है। कैस्पियन सागर क्या है, एक विशालतम झील है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, जल में आवधिक चढ़ाव या उतार, ज्वार भाटा है। सुनामी, तीव्र भूकंपीय तरंगे जो होती हैं सुनामी कहलाती हैं। और महासागरीय धाराएं, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो नहीं समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं, और उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।